हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग के लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे, कुछ बच्चे नाराज़ भी हो रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर 11th क्लास की मैथ से क्या दुश्मनी, आप पढ़ाने क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। तो बेटा कोई दुश्मनी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि 11th क्लास की मैथ्स नहीं पढ़ाना था या कुछ भी नहीं था। कुछ बेहतरीन सोच रहे थे आप लोग के लिए, जैसे कि आपको मालूम है कि आपकी ये पूरी की पूरी जो LNF की हमारी टीम है ये जानी जाती है इसलिए कि एक इंटरेस्टिंग और फन वे में। तो कुछ सोचा था आप लोग के लिए कि कैसे 11th क्लास एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आपकी स्टार्ट करें कि आपको मजा आ जाए पढ़ करके। तो आज से बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्लास 11th का मैथ्स का पहला चैप्टर सेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे जरूरी चीज अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप साइंस में एक्सपेरिमेंट देखते हुए आ रहे हो, साइंस में आपने देखा कि आशुष सर रोज आपको क्लास में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाते आ रहे हैं। अब 11th क्लास में मैथ्स अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो कुछ अगर मैं बात करूं तो सबसे ये जानना जरूरी है आपके लिए कि 10th क्लास और 11th क्लास की मैथ्स में क्या डिफरेंस है। 10th क्लास की वो मैथ्स जो आपने पढ़ी उसमें हमने बेसिक ज्योमेट्री भी पढ़ी आपका, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री भी हमने वहां पर पढ़ी, ठीक है। तो एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि 10th क्लास तक की मैथ्स वो थी जो डेली लाइफ में हम अपने आसपास में बहुत जगहों पर यूज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब 11th क्लास से थोड़ा सा डायमेंशन चेंज होता है और हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स आपके सामने निकल करके आती है जिसकी एक अलग ही किस्म की हम बोल सकते हैं ब्यूटी है। जी हाँ, आपको यहां पर लॉजिक्स जो मिलेंगे बहुत ही डिफरेंट काइंड के मिलेंगे और ये जो लॉजिक्स होंगे ये काफी कुछ आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। हम ऐसे ऐसे टर्म्स पर यहां पर बात करेंगे जो कि रियल लाइफ में अगर आप देखो तो सोचना उस बारे में पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन मैथमेटिकल सेंस में हम उस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक आपने वीडियो देखा होगा, मेरा और आशुष सर का एक वीडियो था जिसमें हमने पेपर फोल्ड वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था। आपने देखा था कि एक पेपर को जब हम फोल्ड करते हैं तो हमने देखा कि लेट्स से कोई पेपर है हमारे पास, ठीक है। हमने पेपर को 8 टाइम्स तक हम फोल्ड कर पाए थे, ठीक है। 8 टाइम्स, आई थिंक 7 टाइम पे तो मेरा भूल गया था, पेपर फोल्ड ही नहीं हो रहा था। आपने ऐसे ढेर सारे यूट्यूब पर भी वीडियोस देखे, सबने बोला कि भाई मैक्सिमम 8 टाइम्स तक फोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप फोल्ड नहीं कर पाओगे। किसी ने क्रेन मशीन लेकर के फोल्ड किया और 9th और 10th टाइम तक भी चले गए थे, लेकिन कोई रीजन उसके पीछे का नहीं बता रहा था कि एक्चुअल में रीजन क्या है। तो भाई 11th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ते हो सीक्वेंस एंड सीरीज, जहां पर एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस के बारे में आप पढ़ते हो जिसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आए हो, 11th क्लास में आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हो, ठीक है। वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इस फैक्ट को एक सही तरीके से विजुअलाइज करने में हेल्प कर सकता है। लेट्स सपोज ये आपके पास पेपर है, वो वीडियो आप देख भी सकते हो हमारे 9th वाले चैनल पर जाकर के, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पढ़वा दूंगा। जैसे कि एक पेपर है, ठीक है। सपोज करो इस पेपर की जो मोटाई है, ठीक है, मोटाई जो है 10 mm है। कितना? 10 mm है। सो जो 10 mm का ये पेपर अगर मैं इसको एक बार फोल्ड करता हूं, ध्यान से समझना कि क्या चेंजेस हो रहा है। एक बार फोल्ड कर देता हूं अगर मैं इसको, तो अब इस पेपर की मोटाई कितनी हो जाएगी? 10 mm था, अब डबल हो गया, 20 mm हो गया। इसको मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया तो अब इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? 20। अब दोबारा आप देखो ये और डबल हो गया, 20 से 40 mm में पहुंच गया। एक बार और फोल्ड करता हूं तो क्या हो जाता है? 40 के बाद 80 mm पर पहुंच गया। एक बार और फोल्ड करता हूं तो 160 mm पर पहुंच गया। जस्ट डबल होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? जस्ट डबल होता जा रहा है। तो हमने जो उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि भाई इस तरह से फोल्ड करते करते आते हैं तो 7th और 8th टाइम पर आने के बाद या तो हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है कि हम इसके बाद इसको फोल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या तो पेपर ही हमारा खत्म हो जाता है। तो ये हो क्यों रहा है? अगर आप ऑब्जर्व करो तो पहले 10 mm का पेपर था, फिर 20 का हुआ, फिर 40 mm, मोटाई 40 mm हो गई, फिर 80 mm, फिर 160 mm। बच्चों आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल वे में आपने देखा कि हम वो पेपर फोल्ड ही नहीं कर पा रहे, हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, ये पेपर बहुत कम हो गया। लेकिन अगर मैथमेटिकल सेंस में मैं बात करूं, सपोज करो यू हैव इन्फिनिट लेंथ एंड इन्फिनिट विड्थ का पेपर, आपके पास इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट विड्थ का पेपर है। अब सपोज को फोल्ड करते हैं, आपको मालूम है अगर मैं उसको फोल्ड करना स्टार्ट करता हूं तो इन जस्ट 23 फोल्ड, अगर मैं बात करूं तो 23 फोल्ड में
1 किलोमीटर की हाइट अचीव कर लेगा। कितनी? 1 किलोमीटर। 30 फोल्ड में अगर बच्चों मैं बात करूं तो 30 फोल्ड में हम 100 किलोमीटर की मोटाई हो जाएगी उस पेपर की। सोचना, इन जस्ट 23 फोल्ड ये 1 किलोमीटर की मोटाई हो जाएगी फोल्ड करते करते। 30 फोल्ड में अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, देखना इसी तरीके से आगे बढ़ता है। 30 फोल्ड में 1 किलोमीटर, 42 फोल्ड में हम चांद पर पहुंच जाएंगे, इतनी मोटाई हो जाएगी। पूछो कैसे? 3,84,400 किलोमीटर अप्रॉक्स, इतनी मोटाई हो जाएगी आपका 42 में। ठीक है, इसी तरह 53 फोल्ड में हम सन पर पहुंच जाएंगे, सन मतलब सूरज पे पहुंच गए। 93 फोल्ड पे हम एंड ऑफ द यूनिवर्स, और 103 फोल्ड पर हम आपका भगवान जाने कहां पहुंच जाएंगे, पैरेलल यूनिवर्स में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर आप देखो तो एक्चुअल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है, यहां पर जीपी फॉर्म कर रही है, और इस वजह से जब जब हम पेपर फोल्ड करते जा रहे हैं तो हर अगले टर्म में वो एक जो उसकी विड्थ है, वो जो उसकी मोटाई है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो इस वजह से भाई प्रैक्टिकल सेंस में भी हमने देखा कि नहीं हो सकता, और अगर मैथमेटिकल सेंस में बात भी करें तो सोचो ये कहानी होने वाली है। तो ये चीज आपको इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है तुम पढ़ते हो 11th क्लास में सिक्वेंस सीरीज में। अभी सबने ताश खेले हैं बढ़िया तरीके से, एकदम मैं और खिला भी रहा था, मैं बढ़िया खूब ताश खिलाता हूँ सबको। देखो अब ये मान लो हमारे पास कोई 5 कार्ड्स है। अब सोचना, आपको मैं छोटे छोटे नंबर्स का खेल समझाऊंगा जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग। ये टोटल 5 कार्ड्स हैं आपके पास। ठीक है, ओके। सपोज करो इन 5 कार्ड्स को मुझे, मेरे अराउंड में मान लो 5 लोग बैठे हुए हैं, मान लो 5 लोग हैं मेरे आसपास में, उन 5 लोगों को ये 5 कार्ड्स मुझे एक एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको पता है ये 5 कार्ड 5 लोगों में मैं टोटल 120 डिफरेंट वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। 120 डिफरेंट वेज। अगर मेरे पास एक कार्ड और ले लिया, एक कार्ड मैंने और ले लिया, और मान लो मेरे सामने 6 लोग हैं, तो जस्ट एक कार्ड इंक्रीज हुआ, एक आदमी इंक्रीज हुआ। अब मुझे अगर इन 6 कार्ड को 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो देयर आर 720 वेज, 720 तरीके से हम इन कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे 7 लोगों में। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ते हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप यहां पर पढ़ोगे। तो भाई 11th क्लास की मैथ्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली है। तो इसी शानदार सफर की शुरुआत एक शानदार से चैप्टर के साथ हम करेंगे, जो कि आपका पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक है बच्चों, सेट्स के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहां पर आज के इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि मैं आपके चैप्टर का काफी मेजर पार्ट कंप्लीट करवा दूं। तो मैं सोच तो रहा था कि 1 शॉट में कंप्लीट करवाऊं, लेकिन हम इसको 1 शॉट रिवीजन पार्ट 1 बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में शायद वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हम इसको पार्ट 1 बोल करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में आपको ऑपरेशन ऑन सेट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा जी ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के। कुछ नाम जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, सेट, सबसेट, पावर सेट, थोड़े से आपके लिए नए हो सकते हैं अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करी है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए नए नहीं होंगे। ये बिल्कुल ही कॉमन तरीके से अगर आप देखो तो हम पहले भी इनका देख चुके हैं, लेकिन नाम थोड़ा सा इनका बदल गया है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले सेट की डेफिनेशन के साथ में। व्हाट इज सेट? SET, सेट। सेट क्या होता है? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि कलेक्शन, अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं यार मुझको 5 प्राइम नंबर्स बताइए, टेल मी द 5 प्राइम नंबर्स। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि 5 प्राइम नंबर्स के नाम बताओ, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो आपके माइंड में आएगा ऐसे, आप सोचोगे पहला प्राइम 2, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो आप तुरंत सोचोगे, आपके माइंड में वो उस डेफिनेशन को फॉलो करने वाले कुछ एलिमेंट आएंगे, आप उनको कलेक्ट करोगे और बोल दोगे। अगर आप प्राइम की डेफिनेशन समझते हो, है ना। अब तुम्हें प्राइम ही नहीं पता तो तुम कुछ और भी बोलोगे, लेकिन अगर प्राइम की डेफिनेशन आपको सही तरीके से मालूम है तो यू विल टेल दिस कि 2, 3, 5, 7, 11 आर द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो बच्चों ये क्या है? एक्चुअल में सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, लेकिन ये कलेक्शन थोड़ा सा स्पेशल होता है। वो कैसा? कि इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं
द ऑल ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड, वो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, और सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लेकिन डेफिनेशन सेम फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को, ऐसे कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं, और ये रही सेट की डेफिनेशन। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, उसको हम सेट आपका बोलते हैं। यहां पर वेल डिफाइंड वर्ड को इसलिए क्लियरली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इन चीजों को लेकर के कि वेल डिफाइंड का एक्चुअल मीनिंग क्या। वेल डिफाइंड मतलब कि कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, एलिमेंट मेंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। जब आप किसी चीज को लेकर के श्योर होते हो तो पक्का है ना। अब कोई चीज है जिसमें आपको भी डाउट है तो आप उस बारे में आप क्या बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट के कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऐसे अगर मैं ऑब्जेक्ट के कलेक्शन की बात करूं तो सेम चीज यहां पर कि ऑब्जेक्ट ऐसे हो जो वेल डिफाइंड हो, जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो करते हो और कंफ्यूजन नहीं हो कि ये मेंबर होगा या नहीं होगा। अगर डेफिनेशन फॉलो करता है तो मेंबर होगा, डेफिनेशन फॉलो नहीं करता है तो मेंबर नहीं होगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी। अब हम कुछ कंडीशन देखते हैं, जैसे कि वेल डिफाइंड का मतलब और क्या हुआ, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो जैसे 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करी तो आपके माइंड में क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 1 3 5 7 9, ओके, यही आपके मन में आया। कोई कंफ्यूजन कि 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोले कि 4 इज नॉट अ ऑड नंबर, 4 इज इवन, तो नहीं आएगा, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर, ठीक है। उसके अलावा रिवर्स ऑफ इंडिया, तो जो जो इंडिया की रिवर्स है वो आप बता दो। अब कोई बात कर रहा है सिंधु नदी की, सिंधु रिवर, सर ये बेटा ये तो पाकिस्तान के ओरिजिन से आती है ना, भले ही पार्ट रहा हो इंडिया का एक टाइम पर, लेकिन अब तो अलग कंट्री है तो रिवर्स ऑफ इंडिया में काउंट नहीं होगा ना। तो क्लियर, अमेजन इंडिया की रिवर थोड़ी है ना। तो इस तरीके से ये सब क्या है बच्चों, हमारे कलेक्शन में है, और जो नहीं है वो पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो जब भी बात आएगी वॉवेल्स की तो आपके माइंड में AEIOU ही आएगा। अगर आप वॉवेल्स का मतलब समझते हो, नहीं समझते तो कुछ भी बोलोगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बोलेगा सर इसमें B आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटे को तुम्हें वॉवेल्स मालूम है क्या होते हैं वॉवेल्स, तो अच्छा वॉवेल्स अगर जानते हो तो तुम्हें मालूम है कि AEIOU ही आएगा और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन थे। लेकिन नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन के एग्जांपल्स जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राइट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। अब भाई यहां पर तो बड़ा गड़बड़ है। मान लो एक डाउटनेट में पढ़ने वाले क्लास 11th के ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग लगाना कि ब्राइट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग मान लो मैंने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग ब्राइट स्टूडेंट वो है जो 10th क्लास में 95% जो स्कोर कर रहा है, 95 से ज्यादा, वो ब्राइट है। लेकिन आंसू सर आए, कहते अरे सर कहां आप नंबर्स के चक्कर में पड़े हुए हैं भाई, ब्राइट स्टूडेंट तो वो है जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछता हो, वो बच्चा जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जिसका क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, वो ब्राइट है, वो कुछ बड़ा करेगा सर। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन हो गई, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, आंसू सर के अकॉर्डिंग ये होना, मतलब क्या हुआ, डिफरेंट ओपिनियन। तो कलेक्शन में कंफ्यूजन आ गया कि रखें कि नहीं रखें, तो अलग अलग लोगों के ओपिनियन पर डिपेंड कर रहा है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड वो जो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सेम हो, उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। 5 फेमस मैथमेटिशियन। अब भाई आप कहोगे सर हम तो RD शर्मा साहब को जानते हैं, RS अग्रवाल साहब को जानते हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी हमारी बुक्स लिखी हैं, हमें खूब पढ़ा है, हमें इनसे, यही फेमस मैथमेटिशियन है। लेकिन कोई बारे यार ये तो टेक्स्ट बुक लिखी है, इससे भी बड़े हैं डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन। कोई बोलेंगे अच्छा न्यूटन, आर्किमिडीज, गॉस हैं, लेकिन कुछ और भी नाम बोल सकते हैं, किसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो लोगों की ओपिनियन आ गई। ब्यूटीफुल गर्ल्स, जब ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे तो कहते हैं देश सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है ना। अब किसी के अकॉर्डिंग भाई ये क्वालिटीज है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं ये चीजें हैं, ये क्वालिटी है वो ब्यूटीफुल है ना। देखिए ना लोगों की आंखों में कितना डिफरेंस होता है, कोई ऐसे देख रहा होता है और कोई ऐसे चल रहा होता है ना। तो देखने वालों की आंखों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कलेक्शन, और ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्या डिफाइन करोगे, ब्यूटीफुल का मतलब तुम क्या बताओगे, अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। चलिए
आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और आपको बताना है कि सेट है या नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ, जनवरी, जून, जुलाई, तो ये मंथ होगा, इसके अलावा तो कोई नहीं आ रहा, तो ये सेट हो गया, दिस इज अ सेट। ओके, तो एक सेकेंड, हमने पेन सेलेक्ट किया हुआ, हाँ जी, नहीं हुआ, ओके बेटा रुक जाओ, तो ये आपका क्या हुआ, एक सेट हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखिए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब टैलेंटेड में बहुत अलग अलग, अलग अलग फील्ड में अलग अलग राइटर्स हैं, तो किसी के अकॉर्डिंग कोई है, किसी के अकॉर्डिंग कोई है, तो दिस इज द, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट नहीं होगा। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अब आईसीसी रैंकिंग लिखी होती तो बोल भी देते कि आईसीसी की एक रैंकिंग होती, उसके अकॉर्डिंग 10 बेस्ट में बेस्ट 1 2 3 ये आपके बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन अब कुछ नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई हमारे के विराट कोहली है, सबसे बेस्ट बैट्समैन है, रोहित शर्मा है, लो, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन हो गई, तो ये भी आपका सेट नहीं हो, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ पर्टिकुलर स्कूल, मान लो किसी पर्टिकुलर स्कूल की मैंने बात करी कि डीपीएस आरके पुरम, ठीक है, डीपीएस आरके पुरम में, दिल्ली में है डीपीएस आरके पुरम, अब यहां पर इस स्कूल में जितने भी बॉयज पढ़ते हैं उनका कलेक्शन, तो अब अगर मैं डीपीएस आरके पुरम जाऊंगा तो जितने भी बॉयज हैं कलेक्शन अगर करूंगा तो मुझे भी वही मिलेंगे, आप जाकर के सारे बॉयज का कलेक्शन करोगे तब भी आपको भी वही मिलेंगे, क्योंकि हमने सेम स्कूल में जाकर के बॉयज का कलेक्शन किया, तो दोनों के लिए सेम है, सबके लिए सेम है, कोई भी जाएगा सबको सेम कलेक्शन मिलेगा, तो दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 1 से लेकर के 99 तक के नंबर्स का कलेक्शन सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 चलता चला जा रहा, -2 -4 -6 जीरो भी शामिल करेंगे, तो ये भी सब क्या आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो दिस इज ऑल्सो ए सेट, तो ये भी सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है आपका, क्लियर। तो अभी तक तो हमने सिर्फ कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं उसके बेसिस पर बात करी। अब बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर बात करते हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे पॉसिबल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देखना बच्चों, सबसे पहली चीज कि सेट को रिप्रेजेंट करने के हम यहां पर वैसे तो 2 मेथड की बात करते हैं, लेकिन एक मेथड और हम देखते हैं जिसको हम पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि वेन डायग्राम बोलते हैं। तो हालांकि वेन डायग्राम मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम ऑपरेशन ऑन सेट डिस्कस करेंगे ना, तब हम वेन डायग्राम भी आपका डिस्कस करेंगे, दिखा दूंगा कैसा होता है, लेकिन उस पर डिस्कशन आपका बाद ही में करेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात, पहला फॉर्म जो आपका है वो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, कई बुक्स में इसको लिस्ट फॉर्म भी लिखा रहता है, लिस्ट फॉर्म, रोस्टर टेबुलर है, लिस्ट फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम किसी भी सेट के मेंबर्स को इन करली ब्रेसेस के अंदर पर सेपरेटेड कॉमा लगा करके लिखते हैं, कॉमा की हेल्प से सेपरेट करते हैं, उस तरीके से लिखते हैं, लाइक जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, 7 से छोटे इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो माइंड में क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, यही 3 आएंगे, और 7 से छोटे तो हमने इन ब्रैकेट के अंदर 2 4 6 को कॉमा लगा करके लिख दिया। सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमने एक सेट बनाया और इसको लिख दिया A, E, I, O, U, तो हमने सेपरेट कॉमा के हेल्प से लिख दिया। ऑड नेचुरल नंबर, अब देखना ऑड नेचुरल नंबर में 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, अब क्या ऑड नेचुरल नंबर्स तो कितने सारे हैं, 5 7 9 11 13 15 17 19, भाई साहब इतने सारे हैं कि जिंदगी गुजर जाएगी लिखते लिखते, लेकिन कभी खत्म नहीं होंगे। तो बच्चों ऐसे केस में हम यहां पर 3 डॉट लगाते हैं इस तरीके से और ब्रैकेट क्लोज, मतलब कि दिस इज कंटिन्यू, ये काउंटिंग आपकी इसी ऑर्डर में कंटिन्यू चलती चली जाएगी, 1 3 5 7 9 इस तरह सो ऑन, क्लियर, एज सो ऑन का मतलब ये होता है, क्लियर। तो ये फॉर्म जो है आपका, इसको हम लिस्ट फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म आपका बोलते हैं। अब देखो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जो लेटर्स यूज हुए उनका सेट, तो हमने पहले कर्ली ब्रेसेस लगाया, टी को लिखा, आर को लिखा, आई को लिखा, जी को लिखा, ओ को लिखा, एन को लिखा। अब किसी भी सेट में एक मेंबर को रिपीट नहीं करते, रिपीटिशन अलाउ नहीं होता, तो ओ एक बार ले चुके हैं तो दूसरी बार ओ हम नहीं लेंगे, एम ले लेंगे, ई ले लेंगे, और उसके बाद टी ले चुके हैं, आर ले चुके हैं, तो सीधे वाई लेंगे। तो ये हमारे पास बच्चों
TRIGONMEY, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट बन गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक सेट बन गया TRIGONMEY, ठीक है। तो दिस इज द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। X इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 करेगा, इनके अलावा कोई करेगा और नहीं करेगा। तो ये 2 3 5, तो ये हमारे पास लिखने का तरीका हो गया, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर? दिस इज द फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ओके, क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली बात, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड, किसी सेट के एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। ऑल द एलिमेंट्स टेकन एज डिस्टिंक्ट, सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ अ सेट रिटन इज इमटेरियल, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स समझना। सपोज करो एक सेट के अंदर 1 2 3 एंड 4 लिखा हुआ है, ओके। अब तुम चाहे 1 2 3 4 लिख दो, या तुम चाहो तो 4 3 2 1 लिख दो, या तुम चाहो तो 1 4 3 2 लिख दो, ये सब सेम सेट काउंट होते हैं। दीज ऑल आर सेम, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट को किस ऑर्डर में रखा गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेंबर कौन है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 चाहे पहले लिख दो या बाद में लिख दो, 3 पहले लिख दो या बाद में लिख दो, ठीक है। अब अगर सोचो, अगर ऐसा होता कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता तो इस सेट में टोटल 4 मेंबर्स है, 1 2 3 4, और इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में टोटल 24 सेट ऐसे बना पाते। टोटल 24 सेट हम इस तरीके के लिख पाते। अगर 5 एलिमेंट होते तो 120 सेट ऐसे हम लिख पाते। जो भी मैंने आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुम पढ़ोगे, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता तो। यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं। द टर्म्स ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स आर एंड द मेंबर ऑल आर द सिनोनिम्स। ये सारे के सारे का मतलब सेम है। टर्म्स बोले, ऑब्जेक्ट बोले, मेंबर बोले, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है बच्चों? सेम है। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। सेट का जब नाम रखोगे ना तो कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, जैसे कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल्स तो आपको मालूम है कि ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, लेकिन अगर मुझे इस सेट का नाम रखना है तो हम यूजुअली इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। और अगर सेट के मेंबर्स अल्फाबेट्स हैं, आपके कुछ भी अल्फाबेट हम ले रहे हैं, तो यूजुअली हम स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड मेंबर्स को इनके थ्रू डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर्स के थ्रू डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो ये सारी की सारे बेसिक टर्म्स है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चों ने तो पढ़ भी लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो क्लियर समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना अपना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चलो अब सिंबलिक फॉर्म भी यहां पर कुछ सिंबल से बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द सेट ए, ये बोलने का तरीका हुआ। और लिखने का तरीका ये हुआ, द ग्रीक सिंबल इसका यूज करेंगे जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो लिखने का तरीका ए बिलोंग टू द सेट ए, तो ए बिलोंग टू सेट ए हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये लिखने का तरीका हो गया। ओके, अगर बिलोंग नहीं करता है तो हम यहां पर बिलोंग का साइन बना करके इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे। बिलोंग का साइन बना करके हम ऐसे क्रॉस लगा देंगे, मतलब बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, बी सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। क्लियर है? चलो बेटा, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम यहां पर आपका पढ़ने वाले। अब जैसे कि सिंबल्स यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सिंबल आएगा। ये सेट ए लिखा हुआ है आपके पास, अब देख के बताओ। 5 ए का मेंबर है, हाँ जी है, तो बिलोंग का सिंबल। 8 मेंबर है, नहीं है, तो 0 है तो नहीं है। चलिए 4 है, हाँ जी है, 2 है, हाँ जी है, 10 है, नहीं है भाई। तो मतलब क्या हुआ? अगर मेंबर है तो ये सिंबल आएगा, नहीं है तो ये सिंबल आएगा। मतलब कि सी बना करके ई कर देना है सी बना करके ई कर देना उसको। चलो ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंबल्स का यूज करते हैं। आइए अब नेक्स्ट जो फॉर्म है आपका वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अगर मैं बात करूं तो ढेर सारे बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। बच्चे कहते हैं सर नहीं बनना, नहीं सोचा, लेकिन एक सिंपल सा फंडा समझो, रटना कुछ भी नहीं है, एक तरीका समझो कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब वो
वो मेथड जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे हो उसको लिख देना, उसको लिखना इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स का कलेक्शन किया ना, तो लिख दो कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखने का है, वो है ऐसे। यहां पर v इज इक्वल टू लिखा है x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पर ये मत समझना कि सर x तो वॉवेल नहीं होता, तो यहां आपने x क्यों लिखा है। बेटा यहां पर x सेट का मेंबर नहीं है, x सेट के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, जिसमें मेंबर्स को नहीं लिखा, उन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल दिया, जो हमने यहां पर x लिया है। कि x मतलब क्या, x ये दो डॉट डिनोट करते सच दैट को, कि x सच दैट ऐसे मेंबर्स की x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे कि एक स्कूल में मॉनिटर होता है, जब भी कुछ बवाल होता है तो मॉनिटर को पकड़ा जाता है कि कहां थे तुम, ये सब कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, तो मॉनिटर की खिंचाई होती है। तो वो मॉनिटर पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, या स्कूल में क्लास टीचर होते हैं, है ना, तो जब टीचर्स की मीटिंग होती है ना, तो प्रिंसिपल सब बुला के बोलते हैं कि ये क्लास टीचर इस क्लास के, आपके क्लास के बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है। तो वो क्लास टीचर क्या करता है, वो क्लास टीचर उस क्लास का स्टूडेंट थोड़ी है, लेकिन उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तरीके से हम इसको मॉनिटर भी बोल सकते हैं या क्लास टीचर भी बोल सकते हैं, है ना, जो मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो x कौन है, x इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स है। अब वॉवेल्स कौन कौन से हैं, a है, e है, i है, o है, u है। तो x एक्चुअल में a e i o u को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लिखना नहीं पड़ा, सिर्फ उनका रिप्रेजेंट करने का उनका मॉनिटर हम आगे लेकर के आ गए। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल हो गए, ये कर्ली ब्रेसेस हो गए, सिंबल्स विच डिनोट द एलिमेंट ऑफ सेट एनी अदर ऑल्सो कैन यूज, जिसमें हम x y z ऐसे सिंबल्स का भी हम यूज कर सकते हैं। कॉलन सिंबल है, ये सच दैट को डिनोट करता है, और ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर हम एलिमेंट को, जो इस सेट के एलिमेंट कंटेन करते हैं जिस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो 3 6 9 एंड 12। अब देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 के मल्टीपल से लिखे हुए हैं। तो x सच दैट x क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 n के इक्वल, और कॉमा लगा करके n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। आप चाहो तो और भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं, या इसको एक तरीका और भी लिखने का, वो ये है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहां पर n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू जो है आपका वो 5 से छोटी है, n की वैल्यू 5 से छोटी है। n क्या है, नेचुरल नंबर। ये सिंबल जो लिखा है बिलोंग का सिंबल लगाया है, ठीक है, n फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो स्मॉल n जो है ये कैपिटल N के मेंबर्स है, मतलब कि एक नेचुरल नंबर है, और n 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा मतलब कि 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 1 लोगे तो ये आएगा, 2 लोगे तो ये आएगा, 3 लोगे तो ये आएगा, 4 लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अलग अलग तरीके से भी आप लिख सकते हो। 2 4 8 16 एंड 32, मतलब कि ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू, सॉरी, x सच दैट, क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, और n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये लिख दिया। मतलब कि n की वैल्यू 1 लोगे तो 2 आएगा, 2 लोगे तो 4 आएगा, 3 लोगे तो 8 आएगा, 4 लोगे तो 16, 5 लोगे तो 32 आ जाएगा। 2, 4, 6 ये क्या है, इवन। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है आपका, एक इवन नेचुरल नंबर है। अब इवन नेचुरल नंबर में 2, 4, 6, 8 आगे पर डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया 1, 4, 9, डॉट 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 100। तो ये क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, मीन्स x सच दैट x इज इक्वल टू n टू द पावर 2,
और जहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू आपका लेस देन इक्वल देन 10 है। n की वैल्यू क्या है, n एक नेचुरल नंबर है और n आपका लेस देन इक्वल देन 10 है, तो ये आपके पास इसको रिप्रेजेंट करने वाला सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम फॉर्म पे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्म आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट के बारे में। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हम टाइप्स ऑफ सेट को नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी सेट में कितने मेंबर्स हैं उसके बेसिस पर हम सेट को नल और एम्प्टी सेट, एक टाइप हम यहां पर और डिस्कस करेंगे, वो है आपका सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, और थर्ड टाइप जो होगा वो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का होगा। ठीक है, तो नल और एम्प्टी, सिंगलटन और फाइनाइट इनफाइनाइट। एक्चुअल में नल और एम्प्टी ये फाइनाइट सेट के ही केस में आ जाते हैं, बट स्टिल हम इनको अलग से पढ़ लेते हैं ताकि, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत अलग है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखो बेटा, नल सेट क्या, नल का मतलब क्या, कुछ ना हो, एम्प्टी मतलब क्या, खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर ना हो, एक भी मेंबर ना हो, या उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो करने वाला एक भी एलिमेंट आपको ना मिले, तो ऐसा सेट आपका एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, और एम्प्टी सेट को बच्चों हम करली ब्रेसेस, मतलब कि एम्प्टी करली ब्रेसेस के थ्रू डिनोट करते हैं, मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा दो या फिर सिर्फ इस तरह से फाई लिख दो, तो दो तरीके इनको डिनोट करने का। एग्जाम्पल देखो, x सच दैट x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, x इज अ नेचुरल नंबर। अब बताओ, एक से बड़ा और दो से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो एक से बड़ा और दो से छोटा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट आपका एम्प्टी सेट हुआ। मतलब कलेक्शन तो है लेकिन इस कलेक्शन को फॉलो करने वाला एक भी एलिमेंट ही नहीं है, एक एलिमेंट ही नहीं है जो इस डेफिनेशन को फॉलो करे, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज अ रैशनल नंबर। अब इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कौन करेगा, स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 क्या, इरैशनल है, तो हमें सिर्फ रैशनल नंबर चाहिए था, तो ये सेट भी क्या हुआ आपका, एम्प्टी हुआ। एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो भाई आपको मालूम होना चाहिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होगा नहीं होगा, तो ये सेट भी आपका एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर है? चलिए अब इस तरीके से अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, सिंगलटन सेट। सिंगल मतलब कि जो अकेला हो, है ना। तुम में से कितने सारे सिंगलटन सेट है बताओ, तुम में से कौन कौन है जो सिंगल है? चलो ठीक है, तो सिंगलटन सेट वो सेट है जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो, ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो जैसे कि x such that x is neither prime nor composite। आपको मालूम है प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके पास केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट हैं। तो जो नंबर ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता, उसको वो नंबर है 1। यस, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जीरो की अगर मैं बात करूं तो ओके, जीरो, हाँ जीरो भी बोल सकते हैं यार, बात तो सही है, जीरो ले सकते हैं। जीरो इज नाइदर प्राइम, हाँ जीरो प्राइम भी नहीं है, जीरो कंपोजिट है, जीरो कंपोजिट भी नहीं है, हाँ तो जीरो भी नाइदर प्राइम। तो हालांकि हाँ, अगर मैं यहां पर लिख दूं पॉजिटिव इंटीजर, मान लो यहां पर मैं अगर इसको कंडीशन कर दूं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जीरो इज ऑल्सो नाइदर प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तो बच्चों क्या मतलब बना यहां पर, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो जीरो तो हम वैसे भी बाहर कर देंगे, तब हम यहां पर बोल सकते हैं आपका सिर्फ 1 आएगा, लेकिन अदर सिर्फ इतना लिखते तो जीरो भी शामिल हो जाता है। ठीक है, चलो तो पॉजिटिव इंटीजर के केस में आप 1 लोगे, अदरवाइज जीरो भी आएगा, तो 2 एलिमेंट हो जाते हैं। चलिए, x इज अ होल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा होल नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ जीरो ही तो होता है, तो ये आपके पास होल नंबर हो गया। x बिलोंग्स टू एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x नेचुरल नंबर है और x का स्क्वायर 4 है, मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट। x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, इसके अलावा नहीं होता है, तो ये आपके पास 2 आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास सिंगलटन सेट के एग्जांपल्स हो गए। आइए
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एक छोटी सी कंडीशन और बता देता हूं, कई बार जो बच्चे गलती करते हैं, बेटा याद रखना एम्प्टी सेट को या तो ऐसे लिखोगे या तो ऐसे लिखोगे, दिस इज नॉट एम्प्टी, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, साथ ही साथ ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं है, कंफ्यूजन मत रखना। एम्प्टी सेट को डिनोट करने के सिर्फ दो तरीके, या तो ये या तो ये, ना तो ये ना तो ये, मतलब ना तो ये एम्प्टी सेट है, ये एक ऐसा सेट है जिसका एक मेंबर 0 है, ये एक ऐसा सेट है जिसका एक मेंबर खुद एम्प्टी सेट है। जी हां, किसी सेट के मेंबर भी सेट हो सकते हैं, समझ रहे हो, किसी सेट के मेंबर भी कोई सेट हो सकते हैं। पावर सेट जब पढ़ोगे ना तो देखोगे कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो सबसेट का सेट जो होता है उसको पावर सेट बुलाते हैं, तो किसी सेट के मेंबर भी एक सेट हो सकता है, समझ रहे हो, तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन काफी सारे बच्चों को आता है। हाँ जी, बाकी बच्चों फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं तो नाम से समझ में आ रहा है कि अगर कोई सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं कि उनको काउंट कर पा रहे हो तो वो फाइनाइट सेट है, और इतने मेंबर है कि उनको काउंट ही नहीं कर पा रहे, जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन काउंटिंग खत्म नहीं हो पाएगी उनकी, तो उनको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि अगर एक एग्जांपल है, द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, जैसे कि मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं जितनी मर्जी चाहूं उतनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है बेटा? ये आपका एक इनफाइनाइट सेट हुआ। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, 26 लेटर्स होते हैं, बस इससे ज्यादा तो नहीं है, तो फाइनाइट हुआ। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल 0, 5, 10, 15, -5, -10, -15, कितने सारे इनफाइनाइट ऐसे नंबर्स हैं जो 5 के मल्टीपल्स हैं, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, और ये आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलो, सेट ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देखो ओरिजिन से पास करने वाले एक सर्किल, ये एक सर्किल, ये एक छोटा सा सर्किल ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक और ऐसे, फिर एक और ऐसे, फिर एक और ऐसे, जितने मर्जी तुम चाहो उतने सेट बना सकते हो जो ओरिजिन से होकर के पास करते हो। ठीक है, अगला इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, दो सेट आपके इक्वल कब होते हैं? जब उनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट हो, ऐसा सेट इक्वल सेट है ना, ऑर्डर भले ही उनका अलग अलग हो, है ना, और भले ही जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट ए लिखा जिसके मेंबर है ए, ई, आई, ओ, यू, और एक दूसरा सेट बी लिखा जिसके मेंबर है ई, आई, ए, ओ, यू, तो भाई ये दोनों सेट एक ही है, अलग अलग थोड़ी है, क्योंकि ए इसमें भी है तो इसमें भी है, ई इसमें भी है तो इसमें भी है, आई इसमें भी है तो इसमें भी है, ओ इसमें भी है तो उसमें भी है, यू है, मतलब कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट हो। ठीक है, यानी कि सेट ए का हर एक मेंबर सेट बी का भी मेंबर है, सेट बी का हर एक मेंबर सेट ए का भी मेंबर है। ऐसा केस बना तो ये सेट आपके इक्वल सेट कहलाते हैं। और इक्विवेलेंट सेट वो है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। फॉर एग्जांपल एक सेट मैंने सी लिखा जिसमें लिखा 1, 2, 3, 4, 5, तो बेटा इस सेट में टोटल 5 मेंबर्स हैं, इस सेट में भी टोटल 5 हैं, तो सेट ए और सी इक्विवेलेंट सेट है, सेट बी और सी इक्विवेलेंट सेट है, दीज आर नॉट इक्वल। तो इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ दी सेट आर सेम, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? सेम हो। ये बात क्लियर है? आई बात समझ में? चलो अब आपको बताना है इसमें से कौन से इक्वल है कौन से नहीं है। सेट ए है हमारे पास जिसके मेंबर ए, बी, सी, डी, सेट बी है जिसके मेंबर डी, सी, बी, ए। चलो तो बेसिकली ये कैसे सेट है? इक्वल है। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 8, 4, 16, 18, यहां पर 12 है इसमें नहीं है, यहां पर 18 है इसमें नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, x लेस देन इक्वल देन 10, तो 10 से छोटे या बराबर पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इसमें वही सेट है। और जब तुम सेट बी के मेंबर देखोगे तो उसमें भी सेम वही मेंबर्स आएंगे, तो ये आपके इक्वल सेट है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और दूसरा है 10, 15, 20, 25, 30, तो आपको मालूम है
कि 10 के मल्टीपल में 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, -10, -20, -30, लेकिन 15 आएगा नहीं आएगा, 25 आएगा नहीं आएगा। तो ये दोनों आपके डिफरेंट सेट है, दीज आर नॉट इक्वल सेट। क्लियर है? तो यही बताना था कि विच और वन इक्वल और कौन से नहीं। तो ये इक्वल नहीं है, ये पहला इक्वल है, तीसरा वाला इक्वल है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बात करते हैं सब सेट। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका घर कहां पर है, तो हो सकता है कि आप बोलो कि मेरा घर यूपी में झांसी में है। ठीक है, यूपी में झांसी में है। नाम सुना झांसी का? नहीं सुना, छोड़ो, कोई और नाम लेते हैं। यूपी में आगरा में है। तो आपका घर कहाँ है? आगरा में। तो आपका घर आगरा में है। आगरा कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी कहाँ पर है? इंडिया में है। इंडिया कहाँ पर है? वर्ल्ड में, एशिया में है। एशिया कहाँ पर है? वर्ल्ड में है। मतलब क्या कि हम क्या बोल रहे हैं कि आपका घर, आपके घर में अगर आपकी पूरी फैमिली को बोले तो आपकी फैमिली को एक सेट बोल सकता हूं। आपकी पूरी फैमिली को मैं एक सेट बोल सकता हूं कि भाई हिमांशु की फैमिली मेंबर्स का सेट। तो हिमांशु के पूरे फैमिली मेंबर्स जो हैं उनका सेट बना। अब हिमांशु के सभी फैमिली मेंबर्स आगरा में जितने भी लोग रहते हैं उनका एक सेट बना लूं। तो हिमांशु की फैमिली आगरा में रहने वाले लोगों की जो पूरी लोगों का पूरा कलेक्शन जो सेट होगा उसका एक क्या हुआ? छोटा सा पार्ट हुआ। आगरा में जितने भी लोग रहते हैं वो इंडिया में रहने वाले सभी लोगों का एक छोटा सा पार्ट हुआ। इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं ये पूरे वर्ल्ड में रहने वाले सभी लोगों का एक छोटा सा पार्ट हुआ। तो मतलब क्या? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। तो मतलब क्या कि एक सेट के सभी मेंबर्स अगर एक दूसरे सेट के भी मेंबर्स हैं तो ये वाला सेट उसका एक सबसेट बोला जाएगा। एग्जाम्पल में समझना, मान लो मेरे पास सेट ए है। ठीक है, ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, चलो ए के मेंबर है मान लो 1, 2 एंड 3 और सेट बी के मेंबर है आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो समझना, सेट ए का हर एक मेंबर सेट बी का भी मेंबर है। सेट ए के मेंबर है 1, 2, 3, सेट बी में भी 1 है, 2 है, 3 है, भले ही सेट बी में ज्यादा मेंबर है। तो मतलब ये जो पूरा सेट है ये इसके अंडर आता है। तो हम क्या बोलेंगे? ए जो है ये सेट बी का एक सबसेट है। तो सबसेट को लिखने का ये सिंबल हुआ। क्या हुआ? ये सिंबल। तो हम क्या लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम क्या बोलेंगे बच्चों? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B, then A is said to be subset of set B. A को हम set B का सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सबसेट बोलेंगे। क्लियर हुआ ये बात? समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। लिखने का तरीका ये, if every member of set A is also the member of set B। चलो अब इसी को हम अगर, जैसे मैंने बोला था ना कि सेट को रिप्रेजेंट करने का वेन डायग्राम, तो देखो वेन डायग्राम मतलब कि पिक्टोरियल फॉर्म। आप देख सकते हो कि सेट ए जो है इसको मैंने एक ये वाले सर्किल के अंदर रख रखा है। मतलब कि ये सेट इस सर्किल के अंदर है और ये वाला सेट पूरे बड़े वाले उसके अंदर है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये इसका पार्ट, ये पूरा इसका पार्ट। तो इस तरीके से भी हम पिक्टोरियल फॉर्म पर भी रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट्स को। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। क्यों? ऐसे देखो, सेट ए है तुम्हारे पास 1, 2। अब सोचो, सेट बी है तुम्हारे पास मान लो 2, 1। तुमको मालूम है दोनों सेट बराबर है। अगर मैं पूछूं क्या सेट ए का हर एक मेंबर सेट बी का मेंबर है, तुम बोलोगे यस। तो मतलब क्या हुआ? ए इज द सबसेट ऑफ बी। हुआ कि नहीं हुआ? क्या सेट ए का हर एक मेंबर बी का भी मेंबर है? यस। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो हर सेट खुद का सबसेट होता है और ऐसे सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और इस टाइप के सबसेट को इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। सेकेंड नोट,
एम्प्टी सेट यानी कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का एक सबसेट फाई होता है, ठीक है, हर सेट का एक सबसेट फाई क्यों होता है समझना। ये क्या है बेटा, एम्प्टी सेट, ये क्या है, एम्प्टी सेट, और ये मान लो तुम्हारे पास सेट ए है जिसके मेंबर है 1, 2, 3। तो हम कैसे बोल पा रहे हैं, देखो दो डेफिनेशन होती है ना सबसेट को समझने के तरीका समझना। हम क्या बोल रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर मैं ये बोलूं कि सेट ए का हर एक मेंबर अगर सेट बी का भी मेंबर है तो ए बी का सबसेट होता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा निगेटिव मैनर में बोलूंगा लेकिन मीनिंग सेम है कि भाई सेट ए में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो सेट बी का मेंबर ना हो। बात सेम है, कहने का तरीका बदल गया, बात सेम है, कहने का तरीका बदल गया। पहले क्या बोला कि सेट ए का हर एक मेंबर अगर सेट बी का भी मेंबर है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब बोल रहा हूं कि सेट ए में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो सेट बी का मेंबर ना हो। तो बात सेम ही है, कहने का तरीका बदला है। अब मैं बोलूं कि एम्प्टी सेट में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो सेट बी का मेंबर ना हो। एम्प्टी सेट में कोई भी मेंबर ढूंढ के बता दो जो ऐसा हो जो इसका मेंबर ना हो, आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। ये बहुत बड़ा एग्जांपल था, क्लियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से नोटिस कर लेना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी आते हैं। चलिए, तो सबसेट को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इम्प्रॉपर सबसेट, तो हर सेट खुद का सबसेट होता है तो ऐसा सेट इम्प्रॉपर सबसेट होता है। बाकी के सभी सबसेट प्रॉपर सबसेट है। एग्जाम्पल के फॉर्म पर एक सेट मैंने ए बनाया जिसके मेंबर है 1, 2, 3। अब मैं पूछूं कि सेट ए से सबसेट बनाओ तो सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं। देखो, एक सबसेट मैंने A1 बनाया जिसमें केवल एक एलिमेंट को लिया, A2 बनाया जिसमें मैंने सिर्फ एक एलिमेंट को लिया, A3 बनाया जिसमें मैंने सिर्फ एक एलिमेंट को लिया, A4 बनाया जिसमें दो एलिमेंट को ले लिया, क्योंकि एक की पॉसिबिलिटी खत्म। अब दो की पॉसिबिलिटी देखते हैं। A5 में मान लो मैंने 2 और 3 को रख दिया, A6 में मैंने मान लो 1 और 3 को रख दिया, ठीक है। अब दो की पॉसिबिलिटी भी खत्म, अब इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद A7 हर सेट खुद का सबसेट होता है तो बन गया 1, 2, 3, और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है तो A8 में मैंने एम्प्टी सेट को डाल दिया। तो टोटल 8 सबसेट निकल करके आ गए, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो ये जो सबसेट होता है यानी कि पूरा का पूरा सेट, उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। बाकी के सभी जो है सबके सब प्रॉपर सबसेट होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर देते हैं। चलो, अब आपको सिर्फ ये देख करके बताने कि तुझे कौन सा सबसेट है कौन सा नहीं है, तो यहीं पर मेंशन कर देता हूं। सबसेट होगा तो ऐसे डिनोट करोगे, इम्प्रॉपर सबसेट है तो नीचे पर ये भी सिंबल लगा दो, नहीं है तो ऐसा बोल दो कि सबसेट नहीं है। ये लिखने का तरीका है। देखो 2, 3, 4 2, 3, 4 सबसेट है तो सिंबल ABC BCD, यहां पर D है यहां पर नहीं है तो सबसेट नहीं है। X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब सोचो, क्लास 11th पर्टिकुलर उसी स्कूल का ही तो पार्ट है। एक कलेक्शन है स्कूल के सभी बच्चे और एक कलेक्शन है उस स्कूल के कक्षा 11वीं के क्लास 11th के बच्चे। तो 11th क्लास के बच्चे एक्चुअल में उसी स्कूल के ही अंदर तो आए, तो ये सबसेट हो जाएगा। ओके, चलिए, एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन, एक्स सर्किल में बनने वाला प्लेन है, एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब सोचो, ये ऐसा सेट है जिसमें सभी सर्किल आते हैं और ये वो सेट है जिसमें केवल 1 रेडियस वाले सर्किल आते हैं, तो एक्चुअल में ये इसका सबसेट नहीं है। ओके, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स उनका कलेक्शन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो भाई क्या हुआ, सबसेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स का कलेक्शन में ट्राइंगल्स पर आएंगे लेकिन रेक्टेंगल थोड़ी आएंगे।
मतलब ये भी इसका सबसेट नहीं हुआ। क्लियर? चलो, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर, तो ऑब्वियस सी बात है सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। क्लियर? इस तरीके से। अब जैसे कि यहां पर आप देखना सेट ए है जिसका एक मेंबर 1 है, 2 है। अब सेट के अंदर पर आपको एक सेट नजर आ रहा है जो है 3,4। तो भाई साहब ये जो पूरा का पूरा 3,4 सेट दिख रहा है ये एक्चुअल में हमारे सेट ए का मेंबर है। नोट करना, ये पूरा का पूरा 3,4 जो सेट दिख रहा है ये सेट ए का एक मेंबर है। 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, 3,4 ये पूरा का पूरा सेट एक मेंबर है और 5 मेंबर है। अब यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या 3,4 ये जो है सेट ए का सबसेट होगा? नहीं, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका एक मेंबर है। दूसरा, तो ये आपका फॉल्स हुआ। 3,4 मेंबर है, ये करेक्ट है। अब देखना, क्या ये एक मेंबर हुआ? ओके, 3,4 का सेट मेंबर। अब मैंने ये मेंबर है, सोचो मैंने इस सेट का एक मेंबर लिया, उस मेंबर का एक सेट बनाया, मेंबर को लेकर के एक सेट बनाया, तो एक्चुअल में एक सिंगलटन सेट है। जी हां, हमने सेट ए का एक मेंबर उठाया 3,4 पूरा का पूरा मेंबर के फॉर्म पर और उसको लेकर के एक सेट बनाया, तो ये एक सेट बना। जी हां, ये हमारे सेट ए का एक सबसेट है आपका। ओके, और क्या 1 सेट ए को बिलोंग करता है? हां जी, करता है, ये भी ट्रू है। क्या 1 ए का सबसेट है? नहीं। क्या ये इसका सबसेट है? सोचो, ये इसका सबसेट है? नहीं, ये एक सेट है जिसका एक मेंबर है, एम्प्टी सेट, तो दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, 1, 2, 5 सबसेट है ए का। हमने क्या किया, सेट ए का मेंबर लिया, 1 लिया, 2 लिया और 5 को लिया, इनको लेकर के एक सबसेट बनाया, तो ये सेट ए का सबसेट है। बिल्कुल सही। 1, 2, 5 क्या ये सेट ए को बिलोंग करते हैं? नहीं, ये एक सेट बन गया जो कि सबसेट ना कि बिलोंग करता है। क्लियर? 1, 2, 3 क्या सबसेट है इसका? अब सोचो, हमने 3,4 ये पूरा का पूरा एक सेट एलिमेंट के फॉर्म पर है, तो हम इसके मेंबर को हम कभी अलग से नहीं निकाल सकते कि 1, 2 में 3 को इंक्लूड करके बना लिए, ये गलत है। ठीक है, ये इसका सबसेट है, हाँ जी, ये इसको बिलोंग करता है, गलत। ये इसका सबसेट है, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आज का ये लेक्चर काफी हो चुका है ना? आज के इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, है ना? इंटरवल और सबसेट ऑफ आर, ओपन क्लोज इंटरवल, ये सारी की सारी चीजें बच्चों हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पूरा का पूरा वेन डायग्राम, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगी। ठीक है, चलो ओके, बढ़िया। सारी प्रॉपर्टीज तो अगले लेक्चर में सारी चीजें हम आपका कवर करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पार्ट यानी कि सबसेट ऑफ आर, ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।